ने बाकायदा अपनी ऑनलाइन क्लास के दौरान, जहां वो बैंकिंग के लिए जो है रीजनिंग पढ़ा रहे थे, अपनी एक साथी शिक्षिका को प्रपोज लगभग एक नाटिका में, लघु नाटिका में, एक रोमांटिक किस्म की नाटिका में बदल डाला। आपको हैरानी होगी कि अब अटेंशन स्पेन घटकर लगभग 8 सेकंड बचा है। यानी कि एक विद्यार्थी बिना अटेंशन तोड़े 8-10 सेकंड भी होते हैं, उनके साथ टीचर्स कंपीट करने की कोशिश करते हैं। आप शिक्षक नहीं रह गए, आपको लगातार यह चिंता है कि विद्यार्थी उतनी देर तक आपके वीडियो पर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। और इस कारण आपको अपने अपने कंटेंट के बीच में ये एंटरटेनमेंट लगातार लाना पड़ रहा है। कि आज ऑनलाइन टीचर के बड़े नैतिक संकटों में से है कि वो एक एथिकल टीचर बने या वो एक एंटरटेनिंग टीचर बने। ये जो वायरल होने की चाह है, यह बहुत सारी परेशानियां पैदा करती है। कि यहाँ शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एल्गोरिथम्स को ज्यादा एंगेजमेंट के लिए ट्रिगर पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अगर हम आज के ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट को देखें, जिसमें कि भारत में 25 करोड़ विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं, तो हमें एक विचित्र चीज देखने को मिलती है। क्योंकि तमाम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वह आश्रित है जिसे हम अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। हमने अटेंशन इकोनॉमी पे पहले भी चर्चा की है, लेकिन एक विशेष चीज पर ध्यान दिलाना चाहेंगे। इस अटेंशन इकोनॉमी ने हमारी ऑनलाइन टीचिंग को कैसे बदला है। एक केस याद कीजिए। नवनीत तिवारी नाम के एक शिक्षक ने बाकायदा अपनी ऑनलाइन क्लास के दौरान, जहां वो बैंकिंग के लिए जो है रीजनिंग पढ़ा रहे थे, अपनी एक साथी शिक्षिका को प्रपोज किया और इस तरह से क्लासरूम को लगभग एक नाटिका में, लघु नाटिका में, एक रोमांटिक किस्म की नाटिका में बदल डाला। और ये अकेला नहीं हो रहा है। आपको ऐसे कई एजुकेटर्स दिखाई देंगे ऑनलाइन में जो बहुत बार एक तरह से द्विअर्थी संवाद क्लासरूम में दे रहे होते हैं। उनकी सेक्सुअल ओवरटोन्स होती हैं। और ये अकेली चीज नहीं है। इसके अलावा भिन्न भिन्न तरीके से इन शिक्षकों को विद्यार्थियों की अटेंशन पाने के लिए, ऑनलाइन अटेंशन पाने के लिए लगातार कंपीट करना पड़ता है। आज हम इसी अटेंशन चैलेंज को ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में कैसे ये प्रभावित कर रहा है, कैसे विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच जो रिलेशनशिप है वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बजाय एक क्लाइंट एंड एंटरटेनर रिलेशनशिप बन गई है, एक क्रिएटर और कंज्यूमर रिलेशनशिप बन गई है, और इससे क्या फर्क शिक्षा पर पड़ रहा है, इस पर विचार करेंगे। पहले तो इस उद्योग को समझ लेते हैं। ये उद्योग यानी कि एडटेक का उद्योग अब लगभग $5 बिलियन का है 2025 में, और ये तमाम पूरी तरीके से अटेंशन इकोनॉमी पर आश्रित है। जिन लोगों को अटेंशन इकोनॉमी पर मेरी पिछली वीडियो नहीं याद है, उन्हें बहुत ब्रीफली समझा रहा हूं कि अटेंशन इकोनॉमी, जो कि हर्बर्ट साइमन ने 70s में इसका प्रस्ताव दिया, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद ये विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हो गया। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ऑनलाइन की दुनिया में जो देखने वाला है उसकी अटेंशन सबसे कीमती कमोडिटी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस अटेंशन के लिए एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। ऐसा एंटरटेनमेंट में हो रहा है, ओटीटी में हो रहा है, और अब एडटेक में, शिक्षा की दुनिया में भी हो रहा है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं और अलग अलग कंपनीज के अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अकेडमी का है, फिजिक्स वाला का है, बायजूस का है, और अलग अलग कंपनीज के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं। वहां पर भी वही चिंता है कि जो विद्यार्थी है उसकी अधिक से अधिक अटेंशन कैसे पाई जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि अटेंशन अब एक कमोडिटी होने के कारण बहुत रेयर हो गई है, शॉर्टेंड हो गया है अटेंशन स्पैन। आपको हैरानी होगी कि अब अटेंशन स्पैन घटकर लगभग 8 सेकंड बचा है। यानी कि एक विद्यार्थी बिना अटेंशन तोड़े 8-10 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा है। 8 सेकंड्स में आप कौन से कॉन्सेप्ट को, कौन से शिक्षा शास्त्रीय पद्धति से किसी को समझा पाएंगे। ये जेई के साथ परेशानी है, ये नीट के साथ परेशानी है, यूपीएससी के साथ परेशानी है, ये सामान्य स्कूल कॉलेज के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ भी परेशानी है। आप इस बात को समझिए, मैं एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ। हम लोगों के पास एक क्लास लगभग 1 घंटे की होती है। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं, और विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि वो उस कॉन्सेप्ट को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन अगर यही विद्यार्थी, इनका अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड, 10 सेकंड या 12 सेकंड है, तब क्या वास्तव में ये इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं? कितना बड़ा संकट है इसका। और जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो ये संकट डरावना है। इस कारण उनको अपनी टीचिंग को गिमिक ड्रिवन टीचिंग करना पड़ा है। ये जो गिमिक ड्रिवन टीचिंग है, ये जो एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ाते समय एब्सर्ड किस्म की तकनीकों का प्रयोग करने के लिए विवश हो रहे हैं। कभी वो, जैसा मैंने कहा, कि फेक प्रपोजल देते हैं, कभी वो द्विअर्थीय जोक्स और संवाद हैं वो देने की कोशिश करते हैं, कभी नाचने लगते हैं लेक्चर्स के दौरान ही, टिकटॉक के साथ कंपीट करने की कोशिश करते हैं। जो इंस्टाग्राम की रील्स के कंटेंट हैं, जिनमें कई बार क्रिंज कंटेंट भी होते हैं, उनके साथ टीचर्स कंपीट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से ना केवल उनका कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर डाइल्यूट होता है। आप केमिस्ट्री को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पॉलिटी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी और तकनीकी विषय को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मजबूर हो गए हैं कि आपको एंटरटेनर बनना पड़ रहा है। आप शिक्षक नहीं रह गए, आपको लगातार यह चिंता है कि विद्यार्थी उतनी देर तक आपके वीडियो पर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा।
और इस कारण आपको अपने अपने कंटेंट के बीच में ये एंटरटेनमेंट लगातार लाना पड़ रहा है, क्योंकि दरअसल अब बोरियत को शत्रु मान लिया गया है। विद्यार्थियों को लगातार एक्साइटमेंट चाहिए। हमने बार बार बताया है, बोर्डम या बोरियत या ऊब दुश्मन नहीं है मनुष्य की। बेहतर चिंतक वही बनते हैं जो इस बोरियत को सही से साध लेते हैं। बोरियत से पलायन करने वाले विद्यार्थी लगातार डोपामीन की गिरफ्त में रहते हैं और इस तरीके से वे किसी डीप कॉन्सेप्ट तक पहुंच नहीं पाते। बोर्डम पर हमने अलग से वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन इस बात को समझिएगा कि बोरियत से भागना और लगातार डोपामीन या एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ भागना आपके अटेंशन स्पैन का दुश्मन है। वो उसको 15 सेकंड पे ले आता है, 8 सेकंड पे ले आता है, 10 सेकंड पे ले आता है और फिर आप लगातार डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड के शिकार होते हैं। एक समय के बाद आपका दिमाग दरअसल डिस्ट्रैक्शन खोजने लगता है। 7-8 सेकंड हुए उसके बाद वो इधर उधर बैकग्राउंड में देखने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा, उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि बिना डिस्ट्रैक्शन के अब उसे आदत नहीं बची है। आश्चर्यजनक बात है। और आप फिर अब उन नोटिफिकेशंस को देखने लगते हैं जो आप ही की स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं उसी पर पॉप हो रही है नोटिफिकेशंस। इंस्टाग्राम से आ रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, किसी और एडटेक प्लेटफॉर्म से आ रही है, आप उसकी तरफ देखने लगते हैं और आपकी अटेंशन जो है उधर चली जाती है। और इससे आपके अंदर अजीब चीजें पैदा होती है। इससे आपके अंदर एंजाइटी आती है, इससे आपके अंदर अवसाद आता है, आपके अंदर विड्रॉल का सिंड्रोम आता है और ये आपको लगातार परेशान करता है। लेकिन वापस चलते एक टीचर की नजर से इसे देखने की कोशिश करते हैं कि टीचर्स पर, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके एजुकेटर्स पर क्या क्या संकट है। एक तो बड़ा संकट यही है कि आपको लगातार बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन लगातार इंगेज करना है। और एक एजुकेटर होने के नाते, एक क्रिएटर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं जानता हूं कि आसान नहीं है। और वे शिक्षक जो कि एड रेवेन्यू पे बेस्ड हैं, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और उनका जो रेवेन्यू है वो इसी बात से आने वाला है कि ऐड आएंगे आपके यूट्यूब के वीडियो पर, उससे ही आपको पैसा मिलेगा। तब तो आपकी मजबूरी आ गई। आपको दूसरे टीचर से ज्यादा एंटरटेनिंग टीचर बनना है। आपको करिकुलम की डेप्थ नहीं चाहिए, आपको इंगेजमेंट विद द ऑडियंस है, आपका जो विद्यार्थी है उसके साथ चाहिए। इट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ एथिकल टीचिंग। जो एथिकल टीचिंग है, शिक्षा में जो नैतिक दबाव है, एक शिक्षक होने के नाते जो नैतिकता है, उसके साथ समझौता करके ही आप ऐसी ज्यादा अटेंशन पा सकते हैं। और ये आज ऑनलाइन टीचर के बड़े नैतिक संकटों में से है कि वो एक एथिकल टीचर बने या वो एक एंटरटेनिंग टीचर बने। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई समझौता संभव नहीं है, बहुत सारे शिक्षक इस समझौते को कर पाते हैं, लेकिन वो भी अक्सर एट द एक्सपेंस ऑफ इक्विटी होता है। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तब आप केवल इस आधार पर नहीं पढ़ा सकते कि क्लासरूम का बहुमत किस बैकग्राउंड से आता है, बहुमत का क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, और आप उनको खुश करने के लिए अपना कंटेंट, अपनी क्लास पढ़ाने लगे। ऐसा एक अच्छा शिक्षक नहीं कर सकता। अच्छा शिक्षक को समता का, इक्विटी का ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका कंटेंट केवल अर्बन लोगों के लिए, क्योंकि शहरी आपके विद्यार्थी ज्यादा हैं और आपके क्लास में मान लीजिए 3 या 4 ही रूरल विद्यार्थी हैं, तो आप रूरल विद्यार्थियों का या रूरल सेटिंग का या रूरल संस्कृति का मजाक उड़ाने लगे और इससे बाकी सब लोग हंसेंगे और बाकी सब लोगों को इससे किक मिलेगा और इस कारण आप ऐसा करने लगे। एक शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। अब शिक्षक को अपनी क्लास में समता, इक्विटी का ध्यान रखना पड़ता है। आप यह आर्थिक तौर पर समता का सवाल हो, इक्विटी का सवाल हो, या फिर ये सांस्कृतिक या सामाजिक तौर पर इक्विटी का सवाल हो, आप क्लासरूम में वंचित वर्ग हैं उनका मजाक उड़ाना, क्योंकि उससे आपको ज्यादा देर तक अटेंशन मिलेगी, नहीं कर सकते। एक शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से ऑनलाइन शिक्षकों में हमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि अधिकांश लोग, अधिकांश विद्यार्थी किस बात पर प्रसन्न होंगे, लाइक्स करेंगे, एंगेजमेंट देंगे और कहेंगे वाह क्या कमेंट मारा है। और इस कारण शिक्षक इस ट्रैप में फंस जाता है कि वह विद्यार्थियों को, अधिकांश विद्यार्थियों को या कहें बहुमत को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगता है अल्पमत या कम संख्या वाले विद्यार्थियों की कीमत पर। यह आश्चर्यजनक है, ये कष्टकारी है, ये दुखद है। एंड देन दिस आइडिया ऑफ गोइंग वायरल, ये जो वायरल होने की चाह है, यह बहुत सारी परेशानियां पैदा करती है, क्योंकि शिक्षक का काम लगातार केवल लोकप्रिय होना नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है वह एक विदूषक नहीं है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप क्लास में ह्यूमर नहीं लाते, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप क्लास को लगातार बोरिंग बनाते, नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप कुछ लोगों की कीमत पर अन्य लोगों का अपमान कर आप क्लास को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन एडटेक मार्केट दुर्भाग्य से यही कर रही है। प्लीज इस बात को समझिएगा कि यहाँ शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एल्गोरिथम्स को ज्यादा एंगेजमेंट के लिए ट्रिगर पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। और ये डरावनी बात है, क्योंकि आप एल्गोरिथम्स के गुलाम होकर जब आप शिक्षण शुरू करते हैं तब आपको लगातार अपने कॉन्सेप्ट्स को हॉप करना पड़ता है। यहाँ से आप वहां जाते हैं, वहां से कहीं और जाते हैं, आपको गिमिक्स लाने पड़ते हैं, आपको रोमांस लाना पड़ता है, आपको मसाला डालना पड़ता है क्लास में। और जब शिक्षक क्लासरूम में कंटेंट की जगह पर मसाला डालना शुरू करता है तो जो वास्तविक शिक्षा है, जो वास्तविक पेडागोजी है, वो प्रभावित होती है।
ये वास्तविक शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती आता है। हम वे शिक्षक जो कि ऑफलाइन अपने क्लासरूम में और पब्लिक फंडेड एजुकेशन के जो क्लासरूम्स हैं, यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम्स हैं, स्कूलों के क्लासरूम हैं, उसमें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह चुनौती लगातार आती है। चुनौती यह है कि विद्यार्थी इस ऑनलाइन, चाहे वो ट्यूशन में ऑनलाइन पढ़ रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उनके जो एजुकेटर्स हैं, जो कि एंटरटेनर एजुकेटर्स हैं, उनके साथ अपने इन शिक्षकों को की तुलना करना शुरू करते हैं और उनको लगता है कि देखिए वहां तो 15 मिनट में 5 कॉन्सेप्ट्स बताए गए और कितना मनोरंजक तरीके से बताए गए, और ये जो ऑफलाइन क्लास है ये तो कुछ बोरिंग लग रही है, तो बिना मतलब डेप्थ में जा रही है। ये सवाल तो परीक्षा में पूछा भी पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा नहीं है, उसका उद्देश्य आप में, वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य आप में दरअसल आलोचनात्मक चिंतन, सतही शिक्षा लर्निंग नहीं, केवल सुपरफिशियल लर्निंग नहीं, गहरा आलोचनात्मक विवेक पैदा करना है। और ये गहरा आलोचनात्मक विवेक केवल एडुटेनमेंट से हासिल नहीं होता। इसके लिए विद्यार्थियों के साथ ये जोखिम उठाना पड़ता है कि हम विद्यार्थियों को बताएं कि अगले 50 मिनट जो हम बात करेंगे, 1 घंटा जो हम बात करेंगे, उसमें सारी चीजें आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ये उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होंगे जो अब तक आपको सीख लिए जाने चाहिए थे। एक क्रोनोलॉजी होगी, एक के बाद दूसरी चीज आएगी। अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट को भी केवल मनोरंजन की तरह ही देखा था तो नए कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेंगे। और ऐसे में ऑनलाइन की दुनिया में जब कोई शिक्षक ऐसा करने की कोशिश करता है, गंभीर किस्म के कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता है, तो लोग वहां से ड्रॉप आउट करते हैं, क्लास को छोड़ते हैं। जब क्लास को छोड़ते हैं तो एल्गोरिथम पकड़ते हैं कि ये लोकप्रिय शिक्षक नहीं है, ये लोकप्रिय कंटेंट नहीं है, और यह कंटेंट फिर और लोगों को कम दिखाया जाता है। जिसका मतलब है, जैसा हमेशा से कहा गया है कि खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को इकोनॉमी से बाहर कर देता है। और ये रोचक बात है, सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 नोट आए हैं या सिक्के आए हैं, और उनमें एक नोट ऐसा है जो संदिग्ध है, खोटा जैसा लग रहा है, नकली जैसा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे चलाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले आप वो वाला नोट निकालकर दुकानदार है उसे देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पास से एक खोटा सिक्का या नकली नोट निकल जाए। और जब दूसरा दुकानदार उसे स्वीकार कर लेता, मान लीजिए गलती से बिना चेक किए, तो वह भी सबसे पहले यही करेगा कि वह उस नोट को आगे के दुकानदार को या अगले ग्राहक को देने की कोशिश करेगा। इसका मतलब एक अच्छे नोट की तुलना में नकली नोट प्रचलन में ज्यादा तेजी से चलेगा। एक खोटा सिक्का वास्तविक सिक्के की तुलना में ज्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था में घूमेगा। अगर एक अच्छा सिक्का एक दिन में 2 हाथों में जाता है, तो खोटा सिक्का एक दिन में 20 हाथों में जाएगा। और इसी को अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि खोटा सिक्का अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देता है। और यही दुर्भाग्य से आप सामग्री के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर भी देखेंगे। जो खोटी सामग्री है, जो सतही सामग्री है, वह कई बार गहरी सामग्री को इस अटेंशन इकोनॉमी के प्रचलन से बाहर कर देती है। और यह लगातार आपको होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दरअसल ये जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान जो कि एडिक्टिव एल्गोरिथम्स को खोजने की कोशिश कर रहा है। और एडिक्शन कहां से आएगा? डोपामिन से आएगा। एडिक्शन जो है वह बोरियत से, ऊब से नहीं आएगा, वो बोरियत और ऊब से आएगा गहरा चिंतन। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार, मैं तो बार बार इस बात पर चिंतित होता हूं कि अगर हम नवरस की कल्पना को देखें, तो नवरस में एक बहुत महत्वपूर्ण रस था, विस्मय जिसका स्थायी भाव था, जिसे हम आश्चर्य रस कहते हैं। आश्चर्य रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय एक रोचक चीज थी, आप किसी चीज को देखें और हैरानी से भर जाएं। आज की पीढ़ी में हैरानी से भरना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि ऐसा कोई सामग्री अब उनके सामने नहीं आती जो सामग्री उनको आश्चर्य से भर दे। उन्होंने वैसी चीजें 50 रीलों में पहले से देखी होती हैं। इनफैक्ट वो रील में देखते समय भी उससे आश्चर्य से नहीं भरते। हमने एक बहुत खूबसूरत, शानदार स्थायी भाव विस्मय को मानव समाज से लगभग बहिष्कृत कर दिया है। अब किसी को किसी चीज से आश्चर्य नहीं होता। ये अकेला इमोशन नहीं है जिसकी कीमत चुकाने पड़ रही है। बोरियत, ऊब एक और महत्वपूर्ण किस्म का इमोशन है। यह ऊब आप में यह गुंजाइश देती थी कि इस ऊब के फलस्वरूप आप एक्सटर्नल स्टिमुलस के बिना भी जीना सीख सकें, गहराई से सोचना सीख सकें। लेकिन इस ऊब को आपने ऐसा खलनायकीकरण इसका किया है, ऊब को इतना बुरा करके दिखाया है, मानो ऊब से जिंदगी हमेशा बदसूरत होती है। सच्चाई ये है कि जो लगातार उबाऊ वातावरण में जी सकते हैं, वही जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हासिल करते हैं। क्योंकि ऊब से जब आप पलायन करते हैं तो आपकी जिंदगी आश्रित हो जाती है एक्सटर्नल स्टिमुलस पर। अब सवाल यह है कि भविष्य क्या है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम लगातार इसी एल्गोरिथम के गुलाम ही रहने वाले हैं? क्योंकि दरअसल मार्केट में लगातार बने रहने के लिए अगर आप इन गिमिक्स पर ही चलते रहेंगे और आप केवल उन शिक्षकों को महत्वपूर्ण मानते रहेंगे जो इन गिमिक्स के द्वारा आपको शिक्षण देते हैं, तब आपको हैरानी होगी कि आप लगातार अपनी डेप्थ का, अपनी गहराई का, समझ की गहराई का, आलोचनात्मक विवेक का से दुश्मनी कर रहे होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या किया जाए कि हम इससे बेहतर? सबसे पहले तो शिक्षकों किस स्तर पर समझते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि शिक्षण एक ऐसी चीज नहीं है कि आप बिना प्रशिक्षण के, बिना तैयारी के आपने कैमरा सामने लगाया और आपने मान लिया कि आप शिक्षक हैं और आप लगे एक के बाद एक चीजें कहने के लिए।
इससे आप शिक्षक नहीं बन जाते। शिक्षक को वास्तविक तौर पर अपने विद्यार्थियों का मनोविज्ञान जानना होता है और अपनी पेडागोजी इवॉल्व करनी होती है, अपनी शिक्षण विधि इवॉल्व करनी होती है। और अगर आपके पास वह शिक्षण विधि नहीं है तो आपको उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। डिजिटल टीचिंग मेथड के लिए एक अलग किस्म की इंटरैक्टिव पेडागोजी की जरूरत है और इस पेडागोजी को आपको सीखना चाहिए। अलग अलग एआईसीटी जैसे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्होंने डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क्स तैयार किए हैं। वो इसीलिए फ्रेमवर्क तैयार किए गए कि आप केवल मनोरंजन को शिक्षण नहीं मान लेंगे। मनोरंजन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन केवल मनोरंजन शिक्षण नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, प्लीज समझिए, ज्ञान की गहराई का कोई विकल्प नहीं है। यू नीड टू स्टे अपडेटेड। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एआईसीटी क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय क्या कह रहे हैं, नया ज्ञान, गहराई वाला ज्ञान कहां से आ रहा है, इसी ऑनलाइन माध्यम पर कितने सारे रिसर्च पेपर लगभग मुफ्त अवेलेबल हैं। अब जिस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, उस क्षेत्र की जो गंभीर सामग्री आ रही है उसे तो पढ़िए। हालांकि ध्यान रखिएगा, हमेशा शिक्षक दोषी नहीं है। आपको इस पूरी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। ये सही है कि 4 शिक्षक 10 शिक्षक हमारे जैसे आपको दिखाई देते हैं, जिनके विषय में आपको लगता है कि उनको तो बहुत बड़ी राशि मिलती होगी और वो संपन्न होते होंगे, और सही है कि कुछ शिक्षकों के पास ऐसी स्थिति होती भी है। लेकिन इस ऑनलाइन की दुनिया में अधिकांश शिक्षक अंडरपेड हैं। 15,000 20,000 रुपए मासिक कुल मिला के रेवेन्यू मिलता है इन प्लेटफॉर्म द्वारा, वह है। और इस कारण उनके पास ये चुनौती आ जाती है कि वो कैसे compete करें, ज्यादा अटेंशन पाएं। और कई बार उनका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है इन प्लेटफॉर्म से, वो इस तरीके का है कि जितना ज्यादा आप एंगेजमेंट करेंगे, जितना ज्यादा आपके वॉच आवर्स होंगे, उतना आपको बेहतर शिक्षक माना जाएगा और इस कारण उनको उतना आपको बोनस दिया जाएगा, उतना आपको भुगतान किया जाएगा। अब शिक्षक की मजबूरी है क्या वो अपने वॉच आवर्स उसे बढ़ाने। वॉच आवर्स कैसे बढ़ेंगे? ज्यादा लोग ज्यादा देर तक आपका वीडियो देखें। ये जो वॉच आवर्स बढ़ाने का जो तनाव है, ये जो दबाव है, यही शिक्षक को गिमिक्स की तरफ धकेल देता है। इसलिए इस पूरी की पूरी इकोनॉमी में केवल शिक्षक दोषी नहीं है। हालांकि शिक्षक की जिम्मेदारी जाहिर है कि विद्यार्थियों से ज्यादा, विद्यार्थियों की उम्र कम है, विद्यार्थियों के पास और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, विद्यार्थियों को दोष नहीं दिया जा सकता एक सीमा से आगे। तो शिक्षकों को ही अपने आप को बदलना पड़ेगा और कई बार इस लालच को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि पूरी व्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दूसरा, जैसा मैंने कहा, डिजिटल पेडागोजी की ट्रेनिंग जितना ज्यादा दी जाएगी, एक शिक्षक अपने इस एथिकल टीचिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझेगा कि अगर आपके पास अटेंशन है, विजेंद्र चौहान के पास अगर विद्यार्थियों की अटेंशन है, तो यह अटेंशन केवल एक कमोडिटी नहीं है जिसे जल्दी से जल्दी पैसे में बदल लिया जाए। ये कमोडिटी होने के साथ साथ या उससे ज्यादा ये अटेंशन एक जिम्मेदारी भी है। अगर मेरे पास अपने विद्यार्थियों की अटेंशन है, तो मेरी अपने विद्यार्थियों के प्रति अधिक जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें इस बात के लिए तैयार करूं, प्रेरित करूं, इंस्पायर करूं कि वे लगातार फोमो से ग्रसित ना हो, वे लगातार डोपामिन की तरफ ना भागें। वो उस कंटेंट, उस विषय वस्तु को भी थोड़ा गहराई से देखें, जो विषय वस्तु ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक देखे जाने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादा देर तक देखे जाना आपको डेप्थ देता है। क्योंकि अन्यथा आप अपनी अटेंशन को वही 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अटेंशन इकोनॉमी में अटेंशन एक जिम्मेदार चीज है और शिक्षकों की ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा है कि वे इस अटेंशन का सही उपयोग करें, गिमिक से बचें, केवल तुरंत फुरत मनोरंजन की दिशा में न जाएं। ये महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।